नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी परिचर्चा का विषय है साहित्य का स्त्री पक्ष, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहित्यकार कौशल्या अग्रवाल और लेखक डॉक्टर सत्यानंद बडोनी जी। कौशल्या जी और सत्यानंद जी, आप दोनों का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत कौशल्या जी मैं आपसे करता हूं, और आपसे पहले तो यही जानने का मन है कि कुछ आप अपने रचना कर्म के बारे में बताइए, और ये भी बताइए कि अभी तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उसके बाद हम स्त्री पक्ष पर बात करते हैं। रचना कर्म का दौर मेरा बहुत लंबा है जी। पहली रचना मेरी 73 में जी। कॉलेज मैगजीन में प्रकाशित हुई थी जी। जो कि मैंने संस्कृत में लिखी थी। क्या बात है। कॉलेज में हमारे संस्कृत के प्रोफेसर थे शील सर, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, इस बार तो कौशल्या तुम संस्कृत में लेख लिख कर लाओगी। फिर उसके बाद मैंने लिखी और संयोग से वो मेरी प्रकाशित भी हुई। जी। उसके बाद कुछ दौर बीता, विवाह हो गया। थोड़ा मेरा विवाह जो है टी के अग्रवाल जी से हुआ था, जो कि देहरादून के जाने माने रंगशिल्पी हैं। बहुत अच्छा। अब घर में सुबह से शाम तक थिएटर का एनवायरनमेंट, गृहस्थी के साथ थिएटर का एनवायरनमेंट, तो ऐसा गड्डमगड्ड हो गए दोनों, मुझे यही नहीं पता लगता था दिन कैसे बीत गया। क्या बात। दिन का अधिकतर समय मेरा थिएटर में जाने लगा। जी। लेकिन क्योंकि रुचि जो होती है साहित्य में जब होती है तो कहीं ना कहीं अपने लिए अवसर ढूंढ ही लेती है। बहुत अच्छा। तो मैं छुटपुट अपना लेखन करती रही, चलता रहा। कभी छोटी लघु कथा लिख ली, कभी पोइट्री कर ली थोड़ी सी, कभी कोई लंबी कथा भी लिखी। और इसी दरमियान एक हमारे यहाँ एक बहुत परिचित थे हमारे रंगकर्म के, रंगकर्मी बहुत अच्छे थे। उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस दुर्घटना से मैं प्रभावित हुई कि मेरी पहली रचना मैंने उनके ऊपर ही लिखी। उसके बाद तो फिर मेरी रचना चल पड़ी। फिर उसके बाद में 80 का दशक आते आते विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में बहुत प्रकाशित होने लगी। मुझे और संबल मिला। मैंने लघु कथाएं, बड़ी कहानियां भी लिखी। और 1999 में मेरा पहला कविता संग्रह सेतु प्रकाश में आया। बहुत अच्छा। 2001 में डोर जी। और 2008 में मेरा ये काव्य संग्रह चैती प्रकाश में आया जी। और उसी दरमियान मैंने अपना समर उपन्यास भी प्रकाशित करवाया जी। फिर 2015 में मेरा आंचल की छाँव प्रकाश में आया जी। उसके बाद थोड़ा सा गैप हो गया जी। और अभी मेरी प्रेस में जी। जीवन के झरोखे नाम से कहानियां आ रही हैं। बहुत अच्छा। और वो लगभग पूरी तैयार है जी। फिनिश की स्थिति में है जी। और एक आ रहा है लेखों का संग्रह। अच्छा। उसका अभी नाम मैंने दिया नहीं है। लेकिन उसका जो विचार है, गांधी जी की जन्म तिथि 1 अक्टूबर, 2 नहीं 1 अक्टूबर है। क्या बात है। ये तो बहुत, ये मेरा शोध लेख है जी। ये आपका पूरा रचना कर्म और अभी तक की पुस्तकों की एक तरह से यात्रा है जो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और ये जानना आपसे बहुत सुखद है कि कविता के साथ साथ आप कहानी वाले पक्ष में भी लगातार हस्तक्षेप करती रही हैं। अमूमन ऐसा कम होता है। डॉक्टर सत्यानंद बडोनी, आपसे भी पहला सवाल यही कि लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और अभी तक कितनी पुस्तकें प्रकाश में आई, और उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके साहित्य में स्त्री पक्ष बहुत प्रबलता से हावी है, इसकी क्या वजह है। लेकिन पहले आप अपने प्राथमिक टिप्पणी आपकी मिल जाए जी। मैं गांव के स्कूल में, जैसे हम लोग सभी ग्रामीण अंचल से हैं, ग्रामीण अंचल में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ना होता था जी। और वहीं मतलब जो हाई स्कूल इंटर गाँव के स्कूलों में किया जी। वह गाँव में किसी प्रकार की साहित्यिक वातावरण नहीं था जी। जैसे हमारे गांव में, अब तो फिर भी ठीक होने लग गया, हमारे टाइम पे किसी प्रकार का साहित्यिक वातावरण नहीं था जी। कोई न पुस्तकें मिलती थी, न कहीं लाइब्रेरी होती थी, न कुछ होता था। घर परिवार में भी क्या इर्द गिर्द भी कोई साहित्यिक माहौल नहीं था जी। तो ईश्वर की कृपा और माँ सरस्वती की अनुकंपा रही
कि मैं जो मेरी पाठ्य पुस्तकें होती थी हमारी, उसमें कविताएं होती थी, कहानी होती थी, उन्हें पढ़ के मुझे प्रेरणा मिली। क्या बात। वहीं से मैं सोचता था, जो बाल मन था मेरा, मैं सोचता था यार कविताएं कैसे लिखते हैं, सूरदास की कविताएं ऐसे कैसी है, सुभद्र कुमार चौहान जी की कविता कैसी है, महादेवी वर्मा जी की कविता कैसी है, कैसी लिखती थी कविता, काश मैं भी कभी कविता लिख सकूं। फिर उसके बाद हम तरुण हुए, मैं नौकरी में आ गया, और हालांकि यहाँ भी व्यस्तता है इस नौकरी में, फिर भी उसके बावजूद ही मैं साहित्यिक मित्रों के सानिध्य में आया, लाइब्रेरियों में जाना शुरू हुआ, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना शुरू किया, और उससे मुझे और साहित्य के प्रति बहुत रुझान होने लग गया। और नौटियाल जी मैं ये भी बता दूं कि मैं हिंदी के अलावा मैं लोक भाषा पे भी काफ़ी काम किया है, और मैं लोक भाषा का काफ़ी प्रबल पक्षधर भी हूँ जी। मैंने कम से कम अपने विषयों में जो भी मेरे विषय थे, या कहानियों का है, या बाल कविताओं में, या हिंदी कविताओं में, या गढ़वाली कविताओं में, मैंने विशेषकर स्त्री विमर्श को लेकर मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जी। क्योंकि हमारे पहाड़ों में जो है महिलाएं जो हैं वो एक मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी हैं। बहुत सही। उन्हीं पे हमारा पूरा संसार चलता, हमारा लोक जो संसार है, हमारा लोक संसार है, जो हमारे परिवार है, उसी के उसकी वो धुरी है हमारी परिवार। बहुत अच्छा। वो कुछ नहीं करेगी तो हम कुछ नहीं करते, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। और हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि पुरुष लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन जो महिलाओं का योगदान है हर एक क्षेत्र में, तुम धार्मिक क्षेत्र में जाओ, या सामाजिक क्षेत्र में जाओ, या राजनीतिक क्षेत्र में जाओ, या घर परिवार के विषय में देखो, तो महिलाओं का योगदान हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि गांव में काफ़ी समय तक हम पले बड़े हैं, और माँ को हम देखते थे कि जो खेत माँ ने किए होंगे उस टाइम पे, अकेले माँ ने किए होंगे, आज 2-3 बहू माँ की हैं, वो खेत आज बंजर पड़े हुए हैं। क्या बात है ना। आज जो हमारे जो है पहाड़ों में मनी ऑर्डर प्रथा है जी, और वही हमारी यदि रोजगार में नहीं हो तो खेती भी हमारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है जी। लेकिन फिर भी जो हमारा साहित्यिक वातावरण था, हम धीरे धीरे मैंने काफ़ी लोगों को पढ़ा, और ईश्वर कृपा से आप जैसे मित्रों के सानिध्य में आया, बहुत सारे अच्छे बड़े साहित्यकारों के सानिध्य में आया, और काफ़ी लिखने का पहले मैंने कविताएं शुरू की। फिर मेरे बहुत सारे मित्र थे, जो कहानीकार शशि भूषण बड़ोनी जी हैं, उन्होंने मुझे सलाह दी कि आपका गढ़वाली में बहुत अच्छा हुआ है, तो आप गढ़वाली में कहानी बनाइए। तो मैंने गढ़वाली में कहानी लिखनी शुरू की, बहुत अच्छी, उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और जहाँ तक कविताओं प्रकाशन वाली बात है, क्योंकि आपको पता ही मैं बड़ोनी जी इस पर अभी हम आते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे परिचर्चा आगे बढ़ेगी। हाँ जी। आपकी बातचीत में जो एक पक्ष आया, वो पर्वत प्रदेश की स्त्री का जो पक्ष आया, कि पूरे एक तरह से जीवन और कहना चाहिए आर्थिकी की धुरी जो है वो पर्वत प्रदेश में स्त्री है। और पर्वत प्रदेश में ही क्यों, समग्र रूप से पूरे वैश्विक स्तर पे भी हम देखें तो आधी आबादी का सच जो है वो। लेकिन कौशल्या अग्रवाल जी, आप जैसे जो आपकी पूरी जीवन यात्रा है और साहित्यिक यात्रा है, उससे हम जो कुछ समझ पाए हैं, उसमें स्त्री पक्ष बहुत प्रधान है, और स्त्री के कई स्वरूप आपके साहित्य में, आपकी कविताओं में, कहानियों में हमको पढ़ने को मिलते हैं। आपको क्या लगता है कि आजकल अभी तक जो स्त्री पक्ष साहित्य में आया है, क्या वो पर्याप्त है? और अगर नहीं पर्याप्त है तो इसकी क्या वजह है? संक्षेप में आपका जवाब आ जाए, फिर मैं बड़ोनी जी के पास जा रहा हूँ। मैं समझती हूँ पर्याप्त जैसा शब्द नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि जीवन गतिशील है और उसमें परिवर्तन की मांग हमेशा रहती है जी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, विषय नए निकलते हैं, उस विषय के अनुरूप लिखा भी जाता है जी। तो पर्याप्त शब्द तो कभी कोई किसी भी चीज़ में नहीं है। मेरे विचार में पर्याप्त शब्द नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल सहमत। तो वही स्थिति है जी। चाहे आप हिंदी साहित्य में महिलाओं के संदर्भ में ले लीजिए, पुरुषों के संदर्भ में ले लीजिए, साहित्य तो सबका है जी। जब पुरुष लिखता है तो वो भी महिला के बारे में लिखता है, जब स्त्री लिखती है वो पुरुष के बारे में भी लिखती है, क्योंकि साहित्य एक कहानी है जी। चाहे कविता लिखे, वो भी एक छोटी संक्षिप्त सी कथा है, 4 लाइनों में भी होती है, वो भी एक कथा कहती है। उसमें स्त्री भी होती है, पुरुष भी होती है, बच्चा भी होता है, माँ भी होती है, पिता भी होता है, पुत्र भी होता है। तो मुझे ये लगता है,
और वो नए रूप में, हर दिन नए रूप में आता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं नहीं समझती कि ये पर्याप्त है जी। और इसमें हमेशा एक गुंजाइश फ्यूचर के लिए हमारे पास संभावनाएं रहनी चाहिए, बनी रहती हैं। हाँ, जी बिल्कुल। जी। चलिए, ये जानकर अच्छा लगा। अमूमन स्त्री पक्ष से हमारे पास ये आरोप आते हैं कि स्त्री को अभी तक साहित्य में वो स्थान नहीं मिला जितनी कि उसकी सामाजिक रूप से भूमिका है, इसलिए ये सवाल लेकर मैं आपके पास आया था। लेकिन आपसे ये जानकर अच्छा लगा कि पर्याप्त जैसा शब्द साहित्य में उसकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल बडोनी जी, आपकी कविताओं में खासकर स्त्री पक्ष को लेकर जो विसंगतियाँ आती हैं, कई तरह की विसंगतियाँ हैं, वो विसंगतियाँ हमारे पर्वत प्रदेश में अमूमन आपको देखने को भी मिलती हैं। उन विसंगतियों पर कोई पंक्ति या कोई खास प्रसंग अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें तो स्वागत है। नौटियाल जी, जो हमारी पहाड़ी महिलाएं हैं जी, जो नारी शक्ति है जी, उनकी स्थिति ठीक वैसी है जैसे हमारे पहाड़ों की है। जैसे हिमालय की स्थिति है वही है हमारी पहाड़ी महिलाओं की भी है। हमारी पहाड़ी महिलाएं जो है, हमारी नारी शक्ति जो है, अन्य महिलाओं से बिल्कुल अलग हट करके उनका जीवन शैली बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल उनका जीवनचर्या जो सुबह से शुरू, कलेऊ से शुरू हो जाता है और लास्ट तक बच्चों तक खाना खिलाने तक जो शुरू होती है, वो उनकी स्थिति होती है जी। सेम वही उनका जीवन पहाड़ से जीवन होता है महिलाओं का जी। और वही जो मैंने पहले भी कहा था कि वो हमारी परिवार की धुरी होती है, मेरुदंड है जी। और जैसे हमारे पहाड़ों से लोग, पहाड़ नाम सुन के लोग वो करते हैं कि यार पहाड़ का आदमी है, पहाड़ है, लेकिन पहाड़ में घूमने के लिए लोग बहुत आते हैं। पहाड़ को पसंद ज़्यादा लोग, उसके प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत वो करते हैं लोग जी। और वैसी महिलाओं की स्थिति है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक इसी पे मेरी कविता है। जरूर, स्वागत। घास लकड़ी लेनी जाती है ऊंचे ढंगार पर और चढ़ जाती है कई बार कई एवरेस्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। घास लकड़ी लेने जाती है ऊंचे ढंगार पर और चढ़ जाती है कई बार दिन में कई एवरेस्ट। एवरेस्ट फतेह पे होते हैं पुरस्कृत लोग, किंतु कई एवरेस्ट चढ़ने के बावजूद तिरस्कृत पहाड़ी और। क्या बात है। एक दूसरी कविता महिलाओं से संदर्भित। बांझ बुरांस काफल आदि से लदी, घुघती हिलांस कफू के स्वरों से गूंजित। बांझ बुरांस काफल आदि से लदी, घुघती हिलांस कफू के स्वरों से गूंजित। ये डांडी काठियाँ पर्यटकों के लिए हैं 2-3 दिन प्रवास के दौरान। बांझ बुरांस काफल आदि से लदी, घुघती हिलांस कफू के स्वरों से गूंजित। ये डांडी काठियाँ पर्यटकों के लिए हैं 2-3 दिन प्रवास के दौरान। और जवानी भर है औरत, पारिवारिक बोझ ढोते हो गई कुबड़ी पहाड़ जैसी औरत। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। आपने जो बिंब लिए हैं इसमें वो अपनी तरह के अद्भुत बिंब हैं। कौशल्या जी, हाँ। जिस विसंगति की तरफ अभी बडोनी जी हमारा ध्यान खींच रहे हैं, मोटा माटी अगर देखा जाए तो स्त्री पहाड़ की हो, मैदान की हो, वैश्विक पूरे स्तर पर भी हम देखते हैं तो स्त्री के जीवन का एक अलग तरह का संघर्ष नज़र आता है। इस तरह के संघर्ष पर अगर आपकी कोई पंक्तियां हों जिनको आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें तो स्वागत है। और या कोई इस तरह का प्रसंग अगर आप सुनाना चाहें तो। संघर्ष की कथा जी। संघर्ष तो नारी का नाम है जी। क्या बात है। जन्म से आखिर तक स्त्री जो संघर्ष करते हुए जीती है। मैं अपना ही विवरण दूंगी। मैं अपने घर में तीसरी बेटी थी। उस दिन का पिताजी ने एक दिन अपना वाकया बताया कि तेरी माँ चाहती को लगा कि इस बार तो बेटा होगा, पर हो गई मैं। कहने लगे तेरी माँ ने जब तेरे को देखा थोड़ी रुआसी हो गई। तो मैंने उसे समझाया। मैंने पहली बार अपने पिता को अपनी बेटियों के प्रति इतना स्नेही और संवेदनशील होते देखा। क्या बात है। जबकि मेरी माँ, ये वाकया पिताजी ने मुझे माँ के जाने के 40 साल बाद सुनाया। जी जी।
हमारी माँ बचपन में छोड़ के चली गई थी जब मैं 4th में थी। जी। तो उस संघर्ष की कोई कल्पना तो नहीं है। जी जी जी। हम 5 भाई बहन थे जी। और हमारे पिताजी की कोई उम्र नहीं थी। मैं 4th में थी, मुझसे बड़ी सिर्फ 6th क्लास में थी। हमसे छोटे 3 भाई बहन थे, जिसमें सबसे छोटी अभी ढंग से बोलना भी नहीं सीखी थी। उस संघर्ष से पार करके मैं आज आपके सामने हूँ। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि संघर्ष, हमारे पिताजी 2 लाइन कहते थे, कहते रुको नहीं, चलते चल। संघर्ष ही जीवन है। और तीसरा एक और लाइन थी उनकी, जिस तरह से राम रखे वैसे ही रहो। यही विधि राखे राम ते यही वो अपनी भाषा में बोलते थे। जी। क्योंकि हरियाणा के थे, जाय विधि राखे राम ताई विधि रहियो। जी, जी। तो मैं उनकी शैली में बोल के मैं अपनी शैली में बोली। बहुत अच्छा। तो ये 3 वाक्य आज भी मेरे लिए आदर्श हैं। जी। मुझे इतने अभाव देखे होंगे हमने, मैं इमेजिन आज सोचती हूँ तो मुझे आश्चर्य खुद पर होता है। लेकिन कभी मुझे वो भाव नहीं की तरह महसूस नहीं हुए। मतलब इतना हमको हमारे फादर ने आत्मनिर्भर बना दिया था कि हमें वो संघर्ष नहीं लगता था, हमें वो अपने जीवन का हिस्सा लगता था। तो इसलिए संघर्ष जो है, नारी के जीवन का नाम संघर्ष है। वो जन्म से शुरुआत से करती है। मैं अभी कभी याद करती हूँ, हम इतने छोटे थे, पिताजी को लगा हमारे पास इतनी आमदनी भी नहीं थी कि किसी आया को रख ले। उन्होंने क्या करा, हम छोटे छोटे बच्चों का काम बांट दिया। जी। इस पर यही जो आप पूरी संघर्ष गाथा अपनी बता रहे हैं, जो आपका व्यक्ति, इससे कुछ न कुछ तो स्वर फूटे होंगे कभी न कभी। कोई कविता, कोई पंक्तियाँ अगर आपको याद आती हैं? अदरवाइज उस पर मैंने जो लिखा ना ज़्यादातर बेटी पर लिखा है। जी। माँ तो, और बेटी। हाँ, जी। हाँ, तो मैं उस पर ही आपको 4 लाइनें सुनाना जरूर। स्वागत। जी। बेटी पर ही सही, माँ पर ही सही, ये अपने आप में। बेटी और माँ मेरा सब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया। जी। स्वागत। मैं न रो सकती थी, न हंस सकती थी, और न पीड़ा में मैं चीख सकती थी, क्योंकि मैं अभी माँ की कोख में थी। गुजर रही थी देह निर्माण की प्रक्रिया से। मेरे अपनों ने ही मेरे स्वप्नों को कुचल डाला, मेरा जीवन मसल डाला, क्योंकि मैं एक कन्या भ्रूण थी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरी जो आप कह रहे हैं इसी हाँ, से बेटियां, फिर मैंने जो लिखा है उस पर आपको 4 लाइनें मैं सुनाती हूँ। बेटियां क्या होती हैं? बेटियां रत्नों में रत्न हीरक हार सी, झेलती आई अपनों की मार भी, महकती कांटों में पलकर भी, प्यारी सुंदर सुकुमार होती हैं बेटियां। बहुत अच्छा। प्यारी सुंदर सुकुमार होती हैं बेटियां। बहुत अच्छा। बेटियां जन्मते ही भेदभाव की शिकार, पयस्वनी होकर भी अपनों पर भार, परहित पहनती आई परायेपन का हार, प्रेम की रसीली धार होती हैं बेटियां। बहुत बढ़िया। प्रेम की रसीली धार होती है बेटियां। बहुत सुंदर कौशल्या जी, आपने पूरा एक परिवेश नई तरह का निर्मित कर दिया। इसीलिए मैंने कहा था कि आपका जो व्यक्तिगत संघर्ष है उससे कुछ न कुछ तो कभी न कभी फूटा होगा, और जो फूटा है उसका एक छोटा सा उदाहरण आपने दिया। बडोनी जी, जिस तरफ अभी कौशल्या अग्रवाल मैडम कह रही हैं कि स्त्री के प्रति और ख़ासकर बेटियों के प्रति, जिसमें आपकी ये कविता कन्या भ्रूण वाली भी निकली है, इस दरमियान हमने 3-4 दशकों में बहुत बड़े परिवर्तन होते हुए देखे हैं। अपनी देश की ही परिधि की अगर हम बात करते हैं, अब वो जो स्त्री थी जो आपके ढंगारों में, वनों में, घनघोर जंगलों में विचरती हैं, और एक पीढ़ी हमारी आज की बेटियों की है, उसमें आप क्या परिवर्तन देखते हैं? हाँ, नौटियाल जी, बहुत अच्छा यह प्रश्न है जी। तब का और आज के परिवेश का बहुत ही परिवर्तन हो गया है। तब महिलाओं को या बेटियों को कम पढ़ाई लिखाई के लिए भेजते थे, विद्यालय नहीं जाती, विशेष कर वो निरक्षर होती थी। और अब जब हमारा जो दौर चला, जिस उम्र में हम आए, जो जब से हम, तब से लड़कियां थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए आई, और धीरे धीरे करके उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति हुई और उसमें अति गति आई।
और आज की स्थिति में हमारे पहाड़ों में हो, मैदानों में हो, कि लड़कियों की स्थिति बहुत अच्छी है और माँ बापों का फोकस जो है, माता पिता का फोकस ज़्यादा अपने बेटियों पे ज़्यादा, बेटों से मैं खुद भी कहूँगा मेरा फोकस अपनी बेटी पे ज़्यादा था बजाय बच्चों के। बहुत अच्छा। क्योंकि बेटी एक ऐसी चीज़ है, दो परिवारों की वो दूरी है, ससुराल को भी वो करती है और मायके से भी वो करती है, दोनों परिवारों की वो होती है, दो परिवारों को बनाने वाली होती है। तो जो आज का परिवेश है, आज के परिदृश्य में जो मैं कहूँ कि काफ़ी हमारा बदलाव आया है और हमारी लड़कियां बहुत अच्छी स्थिति में हैं और भी इसमें और भी संभावना तलाशी जा सकती है। घर गाँव में अभी पहाड़ों में भी ठीक अच्छी पढ़ाई लिखाई बच्चों की हो रही है और आगे भी अच्छा होगी। मैं इसमें आशावान हूँ कि हमारी बेटियां और भी आगे जाएंगी और हैं भी हमारी बेटियां बहुत, पहाड़ों की बेटियां विशेषकर अच्छे अच्छे पदों पे हैं जी और आगे भी इसमें गति आएगी जैसे मुझे विश्वास है। जी बडोनी जी, आपसे ये सुनकर बतौर पिता, जब कोई पिता ये कहता है कि मेरा फोकस अपनी बेटियों पर ज़्यादा है, तो ये अपने आप में एक बहुत सुखद वक्तव्य होता है। हमको भी अच्छा लगा आपसे ये सुनकर। बदले दौर की हवा है ये, बदले दौर की हवा है, आपने बहुत सही कहा। लेकिन कौशल्या जी, जो बडोनी जी का वक्तव्य था उसमें एक बात आई है कि 3-4 दशक के दौर में एक बड़ा परिवर्तन आया है और वो जो स्त्री थी जो 4 दशक पहले जंगलों में, ढंगारों में, जो उनकी कविता में भी आया है, वो अब दफ्तरों में है, अधिकारी हैं, राजनीति में बहुत अच्छी स्थितियाँ में, साहित्य में तो स्त्री बहुत बढ़ गई है। खासकर हम अपनी हिंदी पट्टी की बात करें तो कविता से लेकर, कहानी से लेकर, यहाँ तक कि कथेतर साहित्य में भी स्त्रियों का बहुत दखल है। बहुत दखल है। आपको क्या लगता है कि ये जो बदला हुआ परिवेश है, इसकी धमक साहित्य में सुनाई देती है, और अगर सुनाई देती है तो किस रूप में आप उसको पहचान पाते हैं? इसी पर जरूर, स्वागत। पढ़ लिख कर उठ गई है बेटियां, पढ़ लिख कर उठ गई हैं बेटियां, कठिन डगर पार कर जग में आलोक बिखेर स्वयं सुधा सफल हो रही हैं बेटियां। कभी खुद से कभी जग से संघर्ष कर रही हैं अपनों से, निकल पड़ी आगे नभ में भी विचरण कर रही हैं बेटियां, नभ में भी विचरण कर रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रोक सके ना तूफान भी, रोक सके ना तूफान भी अब उसके बढ़ते पद, तार रही हैं अपनों के जीवन। अभी भाई साहब ने बोला बेटियों के प्रति पिता का तार रही हैं अपनों के जीवन, समर्थ सक्षम हो गई हैं बेटियां, बहुत अच्छा, समर्थ सक्षम हो गई। और आगे एक पद, पार जा पहुंची सिंधु गगन से, छू ली उसने हिम चोटियां भी, सक्षम हो वो रई पंछी सी, जब से भार जीवन का ढोने को निकल पड़ी हैं धन कमाने, आगे ही आगे बढ़ रही हैं बेटियां, आगे ही आगे बढ़ रही हैं। आपका जो ये उम्मीद, एक आशा पर जो एक नोट आता है कविता का, जो उसका एक तरह से आखिरी पद है, वो उम्मीद जगाता है। बडोनी जी, अभी कौशल्या अग्रवाल की जो कविता हमने सुनी, उस कविता में जो बेटियों को लेकर जो उम्मीद नज़र आती है, पिछले कुछ दशक में हमने देखा है कि स्त्री मुक्ति और स्त्री पक्ष को सामने लाने को लेकर साहित्य में एक ऐसी धारा चल पड़ी है जिस पर बहुत सारी कहानियाँ आई हैं, कविताएं आई हैं, जो एक तरह से कहते हैं कि नई तरह की क्रांति और जिसमें कोई प्रतिबंध न हो। आप क्या कहते हैं कि क्या वो साहित्य ठीक है या स्त्री को लेकर जो पुराना साहित्य था वो ठीक था? पहले का जो पुराना साहित्य था नौटियाल जी हमारा जी, वो बड़ा अच्छा साहित्य था जी, और इस तरह के विषय में इसमें जो उसमें वीरांगनाएँ हुई हैं, बड़ी जो हमारी जो बड़ी सीता माँ हैं, गार्गी जी हैं, अहिल्या माँ हैं, बहुत सारे लोग उनके प्रति जो हमारा जो साहित्य आया जी, उस साहित्य से लोगों ने बहुत प्रेरणा ली है जी, आज भी ले रहे हैं जी। और अब थोड़ा परिवेश बदला है जी, अब वातावरण दुष्ट टाइप का है और अब जो है महिलाएं जो हैं हर एक क्षेत्र में, उस समय वीरांगनाएं ज़्यादा होती थी जी, अब साहित्य क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, अन्य कई फिल्मों में हो, उनके अच्छा दखल है महिलाओं का जी। और
महिलाएं वास्तव में पुरुष से आगे है जी। क्योंकि बिगर पुरुष के या बिगर महिला के एक दूसरे के द्योतक हैं और एक दूसरे के इनसे संबल मिलता है, इन्हें संबल मिलता है, पुरुषों से भी संबल मिलता है। ये बात नहीं कि पुरुष मतलब महिलाओं को दबाने की कोशिश करती हैं, ये बात नहीं है। पुरुष भी इस समय महिलाओं के प्रति बड़ा वो है, उन्हें आगे बढ़ाने जा, उसकी पत्नी हो या बेटी हो, बहन हो, सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये जो पक्ष आप कह रहे हैं कि पुरुष स्त्री के पक्ष में खड़ा है, कई लोगों को इस पर भी आपत्ति है कि पुरुष कौन सा पक्ष है जो स्त्री को ये अधिकार दे कि वो मुक्त है कि नहीं है। कौशल्या अग्रवाल मैडम, मैं आपके पास इसी सवाल को लेकर आता हूँ कि जिस तरह बडोनी जी कह रहे हैं, ऐसे ही धमक हमारे समाज में है। लगभग साहित्य का भी स्वर है, समाज का भी स्वर है, राजनीति का भी स्वर है कि एक पुरुष पक्ष है जो स्त्री को मुक्त कर रहा है। क्या ये सही प्रश्न है? और क्या स्त्री अपने आप ही सक्षम हो रही है या उसको कुछ लिबर्टी देकर सक्षम किया जा रहा है? स्त्री पक्ष इस पर क्या सोचता है? जी, इस संदर्भ में मेरे विचार थोड़े अलग हैं। जरूर, स्वागत। मैं पूर्ण आज़ादी जैसे शब्द को कभी स्वीकार नहीं कर पाती। जी, मेरे विचार से आज जो आधुनिकता है ना, वो स्वच्छंदता और उन्मुक्त वातावरण को जब मान लेती है तो वो सोचती है कि मैंने आज़ादी पा ली। सच्चाई ये नहीं है। जी। हम भी पारंपरिक परिवेश में पले हैं और हम आज स्वतंत्र हैं, हमें कोई ऐसा बंधन नहीं देखने को मिला। तो हालांकि हमारे साहित्य में, राजनीति में, हर क्षेत्र में है, लेकिन आप ये देखिए कि जो परिवारों से जुड़ी हुई महिलाएं रही हैं, उन्होंने समाज में ज़्यादा ऊंचा स्थान हासिल किया है। जी, जी। ऐसी अब ये हमारे यहाँ स्मृति ईरानी है, उनका चरित्र, उनका जो उठान है, जो हमारे लिए अनुकरणीय है। जैसे आज हमारी हरियाणा की बहुत सारी बेटियां, वो कौन सी कुश्ती में है ना, वो 3 बेटियां, वो कितना अच्छा काम कर रही हैं। अब उन्हें स्वच्छंद बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता तो क्या वो ये स्थान पाती? स्वच्छंदता हमेशा नेगेटिविटी लाती है, नकारात्मकता लाती है। उतनी आधुनिकता हमारे समाज को नहीं चाहिए। हमें परंपराओं का उतना जरूर पालन करना चाहिए जो कि उसको सुरक्षा दे। नारी को सुरक्षा भी चाहिए होती है। आज़ादी अगर उसको चाहिए, आज़ादी अपने विकास के लिए चाहिए, अपने काम, अपनी जो इच्छाएं हैं, थोड़ा उसको उठने का जो जितना भी उसमें है, उसको उठाने के लिए उसको चाहिए आज़ादी। उतना परिवार वाले अगर देते हैं तो इसका मतलब वो उसके लिए अच्छी है। अगर आप इसके से भी बाहर जा करके आप बिल्कुल यूँ कहती है कि मुझे परिवार में नहीं रहना, मेरे लिए परिवार कोई मायने नहीं रखता, उसी की वजह से आज घर टूट रहे हैं, आज घर नहीं बस रहे हैं। इसके इतने, मैं कहना चाहिए, ये सामाजिक प्रश्न है, सामाजिक मतलब ये कहना चाहिए कुफल के रूप में सामने आ रहे हैं, जो कि किसी भी समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और जबकि समाज में वो उतनी आज़ादी आवश्यक होती है जो कि समाज को व्यवस्थित करने में, हर चीज़ में सहायक हो। किसी भी चीज़ की अति जो होती है हमेशा बुरी होती है। इसलिए मैं उतनी उन्मुक्तता के कभी पक्ष में नहीं हूँ। लिखते रहे हूँ बेशक सब। जी। डॉक्टर सत्यानंद बडोनी और कौशल्या अग्रवाल जी, ये जो आपका पक्ष आया है कि स्त्री किस हद तक आज़ाद हो या कोई भी मनुष्य किस हद तक आज़ाद हो, उसमें स्त्री पुरुष का तो सवाल ही नहीं आता, ये बड़े विमर्श का विषय है। बहरहाल साहित्य के स्त्री पक्ष को लेकर हमने आपके साथ चर्चा की, बहुत रोचक तथ्य सामने आए और आपके व्यक्तिगत जीवन का जो रचना कर्म है उसको लेकर भी हमको जानकारी मिली। आप दोनों समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये थी हमारी आज की साहित्य की। अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।